जय भीम. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करून संविधान फाउंडेशन नागपूरतर्फे मी नेहा खोब्रागडे आजच्या 52व्या संविधान शाळेत आपणा सर्वांचे स्वागत करते. नेहमीप्रमाणे आपण वर्गाची सुरुवात भारतीय संविधानाच्या उद्देशिका वाचनाने करू. मी वाचन करते. भारताचे संविधान उद्देशिका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. थँक्यू. आजच्या शाळेसाठी आपल्यासोबत माननीय अमन कांबळे सर आहेत. सर आवाज इंडिया टीव्हीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. त्यांचा आजचा वर्गाचा विषय आहे संविधानाचा प्रचार प्रसार आणि मीडियाची भूमिका. सर, आजच्या शाळेत संविधान फाउंडेशन तर्फे आपले हार्दिक स्वागत आहे. थँक्यू व्हेरी मच. संविधान फाउंडेशनचे इझेड खोब्रागडे सर आणि दीपक निरंजन सर आपल्या शाळेत आज उपस्थित आहेत. मी संविधान फाउंडेशन बद्दल माहिती देते. संविधान फाउंडेशन ही एक नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल ऑर्गनायझेशन आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत संविधानिक मूल्ये, तत्वे आणि तत्वज्ञानाचा संदेश पोहोचवणे आणि त्यांच्यामध्ये घटनात्मक संस्कृती रुजवणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. संविधान फाउंडेशनचे संस्थापक इझेड खोब्रागडे सर नागपूर जिल्हा परिषद येथे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर या पदावर असताना स्वतः त्यांच्या अधिकारात त्यांनी शाळांमध्ये प्रस्तावनाच्या दैनिक वाचनाने संविधान ओळख या मोहिमेची सुरुवात केली होती. हा एक प्रकारचा अभिनव उपक्रम होता. रोज सकाळी मुले संविधानाच्या प्रस्तावनाचे वाचन करू लागले. त्यांच्याद्वारे प्रत्येकाच्या घराघरात संविधान पोहोचले. 26 नोव्हेंबर 2005 रोजी प्रथमच त्यावेळी संविधान दिवस साजरा करण्यात आला. त्यांनी हा उपक्रम इतर कारकिर्दीत सुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून सतत चालू ठेवला. संविधान फाउंडेशनने पुढे राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून आधी महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2008 पासून आणि नंतर 2015 मध्ये भारत सरकारने ते देशव्यापी केले. आता आपण बघतोय की 26 नोव्हेंबरला राज्यघटनेच्या जनजागृतीसाठी देशभरात संविधान दिवस साजरा केला जातो. संविधान ओळख अभियान पुढे नेण्यासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 2012 मध्ये संविधान फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली होती. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना, संविधानाचे मूलभूत घटक, विशेषतः नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये, राज्यांचे धोरण निर्देश, संविधान निर्मितीचे उपक्रम इत्यादी प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, ते स्वीकारण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी संविधान फाउंडेशनने हे संविधान जागृती अभियान सुरू केले. शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, भूमिहीनांना जमीन अनुदान, बेघरांना निवारा, बजेट तरतूद आणि धोरण, सामाजिक आर्थिक विकास, कल्याणकारी योजना इत्यादी विषयांवर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संविधान फाउंडेशन तर्फे संबंधित सरकारी विभागांसह पाठपुरावा देखील केला जातो. संविधान फाउंडेशनद्वारे सातत्याने संविधान आणि संविधान संबंधित विषयांवर कार्यशाळा, चर्चासत्रे, परिषद, संमेलन इत्यादी रेग्युलरली आयोजित केले जातात. यासोबतच समाजात घडणाऱ्या विविध घटनांची वस्तुस्थिती आणि त्यांचे परिणाम, देशहितासाठी घटनात्मक संस्था, नागरिक आणि प्रसार माध्यमांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या यावर निष्पक्ष चर्चा करण्यासाठी संविधानाची शाळा आयोजित करण्यात येत आहे. याची सुरुवात 2019 मध्ये तरुणांपासून सुरू झाली. हा आमचा एक छोटासा उपक्रम आहे. संविधान जागृतीचा प्रयत्न आहे. याद्वारे काही नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि उपलब्धीबद्दलही चर्चा होईल. प्रत्येक शनिवारी आम्ही आपल्यासारख्या मान्यवर अतिथींना संविधानाशी संबंधित विषयांवर त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करतो. संविधान जागरण मोहिमेसोबतच शोषित, वंचित, उपेक्षित, दुर्लक्षित, दुर्बल वर्ग व अल्पसंख्याक समाजाच्या समस्या व प्रश्न, त्यांच्या शासकीय योजना आणि या योजनांची अंमलबजावणी आदींवर विकास वाहिनी अंतर्गत चर्चा करत आलो आहोत. आज संविधान शाळेचा हा 92वा वर्ग आहे. आजच्या आपल्या शाळेत आपल्यासोबत माननीय अमन कांबळे सर आहेत. आपण सगळे सरांशी परिचित आहोतच, तरीही एक औपचारिकता म्हणून मी दीपक निरंजन सरांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या अतिथींचा परिचय करून द्यावा. सर.
आजचे वक्ते माननीय अमनजी कांबळे यांचा परिचय द्यायचे काम मला दिल्या गेले आहे. पण अमनजी कांबळे आणि आवाज इंडिया टीव्हीचा परिचय नसलेले विरळच असणार असं मला वाटतंय. घरोघरी पोहोचलेल्या आवाज इंडिया टीव्हीचे प्रबंध निर्देशक माननीय अमनजी कांबळे आज आपल्या 92व्या पाठशाळेत मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत. आंबेडकरी चळवळीत त्यांचे योगदानच नाही तर आंबेडकरी चळवळ आपल्या चॅनेलद्वारे ती घराघरात पोहोचवण्यात त्याचा सिंहाचा वाटा आहे. नागपुरातील एका उपेक्षित वस्तीत जन्म घेणारे न्यूज रिडर म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात करून पुढे अँकर म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे कांबळे साहेब वयाच्या अवघ्या 35व्या वर्षी बौद्ध समाजातील प्रथम CEO म्हणून आज यशस्वीपणे आपले कार्य करीत आहेत. आवाज इंडिया टीव्हीचे कार्य 4 राज्य तसेच 4 कोटी दर्शकांपर्यंत पोहोचणे हीच त्यांच्या यशाच्या कार्याची पावती होय. आपल्या या यशस्वी कारकिर्दीचा पूर्ण श्रेय माननीय अमनजी कांबळे आपल्या माता पिता व त्यांचे रोल मॉडेल ते ज्यांना मानतात अशा महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा या मूल मंत्रात देतात. उपेक्षितांचा आवाज असणाऱ्या आवाज इंडिया टीव्हीचे यशस्वी प्रबंधक माननीय अमनजी कांबळे यांचे संविधान फाउंडेशन नागपूरतर्फे मी सहर्ष स्वागत करीत आहे. जय भीम. थँक्यू. थँक्यू दीपक सर. आपण वळूया मुख्य भागाकडे आणि ऐकूया आजच्या माननीय अतिथींना. तत्पूर्वी इजेड खोब्रागडे सर, आपणास विनंती आहे की आजच्या संविधानाचा प्रचार प्रसार आणि मीडियाची भूमिका या विषयात सुरुवात करून आजचे अतिथी अमन कांबळे सर यांच्याशी संवाद साधावा. सर. सर्वांना जय भीम. अमनजी कांबळे यांचा एक संक्षिप्त असा परिचय आहे, पण आवाज इंडिया टीव्हीच्या माध्यमातून आणि त्यापूर्वी लॉर्ड बुद्धा टीव्ही अमन यांना पूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर देशात त्यांची ओळख आहे आणि एक सच्चा आंबेडकरवादी आणि एक समाजाच्या प्रश्नाबद्दल जाण असलेला एक तरुण, इतक्या कमी वयामध्ये आवाज इंडिया टीव्हीचं मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि जो विषय बोलायचा त्या विषयाबद्दलचं एक परखड मत आपलं मांडायचं, ही त्यांची वृत्ती. मी त्यांना फार जवळून माझा अनेकदा संवाद झालेला आहे, इंटरॅक्शन झालेला आहे, बोलत असतो विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून. आणि म्हणून आमची संविधान फाउंडेशनच्या खूप इच्छा होती की अमन कांबळे यांनी या आमच्या संविधानाच्या शाळेत यावं. मागच्या वेळेस काही त्यांना जमलं नाही, पण यावेळेस जेव्हा मी मेसेज केला तर ही रेडीली ऍग्री आणि आज ते आपल्या या 92व्या संविधानाच्या शाळेत आहेत. खरं म्हणजे संविधानाचा जेव्हा 2005 मध्ये आपण शाळांमधून वाचन कार्यक्रम सुरू केलं तेव्हा मला जे आठवते तेव्हा अमन मला वाटतं ईटीव्हीला हैदराबादला होते आणि ईटीव्हीला हैदराबादला ईटीव्हीला ना ईटीव्हीला होते आणि मी जिल्हा परिषदला CEO होता. त्यांची आई वाडीच्या शाळेमध्ये मुख्याध्यापिका होता. त्यावर त्यांनी पहिली स्टोरी केली होती की संविधान प्रास्ताविका वाचन. म्हणजे संविधानावरची चर्चा एका वेगळ्या पातळीवर कॉलेजेस मध्ये म्हणा, लॉ कॉलेज किंवा एक सामाजिक पातळीवर काही प्रमाणामध्ये होत होती, पण शासकीय पातळीवर किंवा शासकीय कार्यालयामध्ये, शाळा कॉलेजेसमध्ये कधीही संविधानाचं प्रियांबल 2005च्या पूर्वी कधीही डिस्प्ले केलेला आपल्याला कुठेही दिसला नाही, किंवा संविधानाची प्रास्ताविका वाचली जाते किंवा मग संविधान दिवस साजरा करणं नंतर जे सुरू झालं, तर ही 2005 पूर्वी जे काही घडत नव्हतं ते 2005 पासून घडायला लागलं ना. आता देशभर आपण संविधानाची प्रास्ताविका संविधान दिनी वाचत असतो. हा एक संविधानाचा प्रचार प्रसार आहे. म्हणजे ही मला वाटते ही प्राथमिक गोष्ट आहे, पहिली गोष्ट आहे. हे बिगिनिंग आहे. म्हणजे संविधान काय आहे, संविधान काय सांगते, संविधानाने नागरिकाला काय दिलेलं आहे. म्हणजे मी स्वतः कडे बघितल्यानंतर मी असं म्हणेन की संविधानाने मला खूप काही दिलेलं आहे. त्यामुळे संविधानाच्या प्रती आपली निष्ठा असली पाहिजे.
अनेकांना अजून काही मिळालेलं नाही जे मिळालं पाहिजे ते त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवणं, त्यांना संविधानिक अधिकाराची जाणीव करून देणं, कर्तव्याची पण जाणीव करून देणं आणि मग हा शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम जो डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मध्ये आहे संविधानामध्ये, त्याचा पण जागर करणं. तर एक संविधान फाउंडेशनच्या माध्यमातून शासकीय पातळीवर जसं नेहाने सांगितलं, तर शाळेमध्ये वाचन म्हणजे ते घरोघरी जातं ना. खऱ्या अर्थी आपण 2005 मध्ये संविधान घरोघरी शाळेतल्या प्रियांबल वाचनाच्या माध्यमातून पहिलं पाऊल हे जागराचं हे आपण सुरुवात केलं. आता वर्षातून एकदा संविधान दिवस 26 नोव्हेंबरला साजरा होतो. तो खरं म्हणजे जसं संविधान हे रोजचं जगण्याचं आहे, तर त्याप्रमाणे संविधानाची चर्चा झाली पाहिजे. आपला जो अनुभव आहे इतक्या वर्षाचा, माझा पण 2005 पासून प्रशासकीय पातळीवरचा, म्हणजे समाजामध्ये जागर वेगवेगळ्या पद्धतीने आता खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवा. त्याची एक रोजगार निर्मिती पण व्हायला, कारण एक दिवस साजरा केला जातो आणि एक दिवस साजरा करत असताना दिवसभर, त्याच्या आधी काही दिवस, त्याच्यानंतर काही दिवस विविध कार्यक्रम, त्यासाठी लागणारे अनेक ज्या गोष्टी आहेत त्याला आपण एक रोजगार निर्मिती पण 10 दिवस झाल्यापासून नुसती संविधानाची जागृती, प्रियांबल वाचणं किंवा संविधानाची महानता सांगणं एवढंच नाही, तर त्याच्यातनं जागृती बरोबर एक रोजगाराची सुद्धा एक निर्मिती झाली. माणसाचे माइंडसेट सुद्धा हळूहळू बदलायला लागले. ज्यांना संविधानाच्या बद्दलचा तिटकारा होता ते वाचायला लागले आणि संविधान महान आहे हे सांगायला लागले. तर संविधान महान आहे जेव्हा आपण असं सांगतो, तेव्हा संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी तो आग्रह केला पाहिजे. आणि मग संविधानाचे जे ऑर्गन्स आहेत, ज्याला लोकशाहीचे स्तंभ म्हणतो आपण, कायदे मंडळ आहे, कार्यपालिका आहे, न्यायपालिका आहे, चौथा स्तंभ आपण मीडिया पण म्हणतो, आणि मग नागरिक सुद्धा, आम्ही भारताचे लोक म्हणून ती प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. कारण या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये नागरिकच त्यामध्ये आहेत, त्यांच्या हातात सत्ता आहे आणि जे संविधान राबवणारे आहेत ते जर चांगले असले तर ते चांगलं होईल. आज आपण जे देशामध्ये बघतो, समाजामध्ये बघतो, जिथे एक समानता यायला पाहिजे ती प्रचंड विषमता वाढत आहे. जसं आता ऑक्सफामचा रिपोर्ट आला, श्रीमंत आणि गरिबी मधली दरी कमी व्हायला पाहिजे असं संविधान सांगते आणि ती वाढत चालली. मुठभर लोकांकडे प्रचंड संपत्ती आहे. म्हणजे जर बघितलं तर टॉप 40 लोकांकडे देशाची संपत्ती इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे, 53% संपत्ती आहे, आणि टॉप 50 जे बिलो आहे त्यांच्याकडे 3% संपत्ती आहे. म्हणजे संपत्तीचं जे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन म्हणतो ते होत नाही. मग याला जबाबदार कोण आहे? तर जशी संस्था जबाबदार आहे, ज्यांच्या हातात संविधान आहे, तसेच नागरिक सुद्धा अज्ञानी असणं संविधानाबद्दल ते जबाबदार आहे. आणि मग मीडियाचा फार मोठा रोल असतो. म्हणजे आवाज इंडिया सारखे चॅनल सोडले तर जे मेन स्ट्रीम मीडिया आहे ते एक दिवसाचा कदाचित कार्यक्रम करत असतील, पण संविधानाने जे सांगितलं आहे ते लोकांना जागृत करण्यासाठी फार काही असा एक फोकस प्रोग्राम मीडियाच्या माध्यमातून, इव्हेंट एखादा कव्हर करणे गोष्ट वेगळी, पण संविधानावर डिबेट होणे सातत्याने, संविधानाच्या विविध पैलूवर चर्चा होणे, असं काही फार आपल्याला दिसत नाही. संविधानाला पण मीडियाला पण जे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे अभिव्यक्तीचं, तेच संविधानाच्या आर्टिकल 19 मध्ये आहे, ते सगळ्या नागरिकांना पण दिलेलं आहे. आणि त्यामुळे राईट टू इन्फॉर्मेशन असेल, माणसाचे हक्क असतील, त्यांच्या कर्तव्याच्या बद्दल असेल, सरकार चुकत असेल, अधिकारी चुकत असतील, तर जे जे चुकतात, म्हणजे खरं तर शोषणाविरुद्ध, जे मूलभूत अधिकारामध्ये शोषणाविरुद्ध चा हक्क दिलेला आहे, तो धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे, समतेचा आहे, बोलण्याचा, हे सगळे जे जे अधिकार दिले असेल, पण त्या अधिकारी जर लोकांना अधिकारच माहित नसतील किंवा ज्यांना माहित आहे ते त्याचा वापर करत नसतील, पण ज्यांच्याकडे संविधान आणि कायदा राबवणे आहे ते जर अधिकाराचं हनन करत असतील, तर मात्र मीडिया आणि नागरिकांना जागरूक करणं आणि मीडियाने सातत्याने जे चुकीचं घडते त्याच्याबद्दलची भूमिका घेणं, हे संविधानाचा प्रचार प्रसाराला खूप मोठी ताकद देऊ शकते, गती देऊ शकते. आणि म्हणून
जे काही आता देशामध्ये जे घडत आहे ते आपण चांगलं घडत नाही असं जेव्हा सांगतो त्यावेळेस नागरिक आणि मीडियाचा रोल फार मोठा असतो असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे. व्यवस्थेमध्ये जे लोक आहे की जे संविधानाला निष्ठ आहे असं म्हणतो, त्यांनी रॉंग इज रॉंग, राईट इज राईट असं म्हटलं पाहिजे आणि कुठल्याही दबावाला बळी न पडता, एक लाचारी न स्वीकारता जे चांगलं आहे त्याच्यासाठी आग्रह धरावा लागेल. त्याची किंमत पण मोजावी लागते. मी पण 29 वर्ष प्रशासनात होतो. चांगलं करायला खूप ताकद लागते आणि जे चांगलं केल्याला लोकं चांगलं म्हणत पण नाही आहे. पण जे चांगलं आहे ते चांगलंच आहे. तर कोण काय म्हणते यापेक्षा जे चांगलं आहे त्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे आणि मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो संदेश दिला आहे, की बड्या हुद्द्याच्या जागेवर गेल्यानंतरच्या लोकांनी, बुद्धिजीवी लोकांनी आपल्या अज्ञानी आणि दरिद्री बांधवाकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि जर लक्ष दिलं नाही तर मात्र समाजाचा ऱ्हास होईल. अशा पद्धतीचा त्यांनी जो संदेश दिला तर मग आपली सगळ्यांची ही अशी जबाबदारी आहे, नैतिक जबाबदारी आहे. ती एक नागरिक म्हणून ते आपलं कर्तव्य आहे, की ज्याला नाही मिळालं त्याच्यासाठी आपण आग्रह करणे आणि जिथे शोषण होत असेल त्याच्या विरुद्ध बोलणे, जिथे भ्रष्टाचार होत असेल त्याच्या विरुद्ध बोलणे. कारण भ्रष्टाचार किंवा शोषण, पिळवणूक, जातीयता, धर्मांधता ह्या कोणत्याही गोष्टी संविधानाला मान्य नाही, अभिप्रेत नाही. संविधान तसं करायला सांगत नाही आणि ज्यामुळे जे करत असतील ते खरं तर संविधानाचा मूल्याचा ते काय म्हणू आपण त्याचा पराजय करतात, संविधानाला गालबोट लावतात आणि संविधान प्रमाणे वागण्याची त्यांची जबाबदारी असताना ते वागत नाही. त्याच्यामुळे त्याच्या विरोध करणं हे जसं मीडियाचं पण काम आहे, तसं ते नागरिकांचंही काम आहे आणि म्हणून संविधानाचा प्रचार प्रसार वेगवेगळ्या माध्यमातून ज्याला जसं जमेल तसं आज आपण बघतो या काळामध्ये तर 2021ला पार्लमेंट हाऊसमध्ये महामहिम राष्ट्रपतींनी संविधानाचं प्रिॲम्बलचं वाचन केलं होतं. हे पहिल्यांदा घडलं. जे 2005 मध्ये आम्ही शाळेतून प्रिॲम्बल वाचन केलं, कार्यक्रमात वाचन केलं, ते 2021ला देशाचे राष्ट्रपती फर्स्ट सिटिझन ऑफ द कंट्री त्यांनी ते केलेलं आहे आणि त्यामुळे ते होऊ शकत नाही असं नाही आहे. काही ज्या गोष्टी असतात त्या होतात आणि त्याला खूप सातत्याने काम करावं लागतं. संविधान फाउंडेशन एक छोटं ऑर्गनायझेशन आहे, पण आमचा एक एक फार स्वच्छ हेतू आहे, की करून बघायचा प्रयत्न. करून बघितलं तर होईल. येस, वी कॅन डू आणि आपण ते करून बघितलं आणि ते झालेलं आहे. आम्ही 2 दिवसाचं संविधान साहित्य संमेलन नागपुरामध्ये भरवलं. एक नवीन संकल्पना आणली. संविधानाचा जागर करण्याचे वेगवेगळे माध्यम आहेत. जसं आता संविधानाची शाळा 92वी शाळा चालली आहे. म्हणजे वेगवेगळे वक्ते येतात, त्यांच्या कार्याची लोकांना ओळख होते, त्यांचे विचार ऐकायला मिळतात. एक नवीन पैलू संविधानाच्या बद्दलचा त्यांच्या भाषणातून माहीत होतो. आणि त्यामुळे हा वेगवेगळ्या पद्धतीने जसं काही संविधानाचा जलसा करतात, संविधानाचा महोत्सव साजरा करतात. आता येणारं 2024 हे वर्ष जे आहे, हे 2024 वर्ष तर संविधानाला च्या दिवसाला 75 वर्ष होतील आणि 2025 हे प्रजासत्ताकाला 75 वर्ष होतील. तेव्हा हे दोन्ही दिवसाची निर्मिती संविधानाची आहे. तेव्हा ते संविधान का अमृत महोत्सव जसं स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाले. आम्ही हे सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न करतो आणि 11 ऑक्टोबर 2022 ला आम्ही देशाचे प्रधानमंत्री यांना एक 13-14 मुद्दे लिहून काय केलं पाहिजे त्यांना माननीय राष्ट्रपती महोदयांना तर आम्ही एक देशाचे जे सरन्यायाधीश आहेत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आणि मग काही मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकारचे आहे, होम मिनिस्टर आहे, शिक्षणाचे आहेत, लॉ अँड जस्टिस मिनिस्टर आहे. यांना आम्ही एक 3-4 पानाचं पत्र पाठवलेलं आहे, की येणारा 2024 आणि 25 तर 23 ते 25 हे 2 वर्ष 26 नोव्हेंबर 2023 पासून तर 26 जानेवारी 2025 पर्यंत संविधान का अमृत महोत्सव ते घरोघरी गावोगावी संविधानाची चर्चा झाली पाहिजे आणि ही संविधानाची चर्चा करताना ती फक्त आयसोलेशन मध्ये नाही तर संविधानाने आपल्याला काय दिलं, संविधान काय देऊ शकते, आपली शैक्षणिक स्थिती काय झाली, आपली सामाजिक स्थिती काय आहे, आपली आर्थिक स्थिती काय आहे, आपल्या रोजगाराचं काय आहे, आपल्या उपजीविकेचं काय आहे.
आपलं अन्न वस्त्र निवारा, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा ह्या सगळ्या गोष्टीची चर्चा झाली पाहिजे. आणि यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्या ज्या काही योजना आणलेल्या आहेत त्या योजनाची पण आपल्याला समीक्षा त्यावेळेस करता येईल, त्याचं विश्लेषण करता येईल, बजेटचं विश्लेषण करता येईल ना, लोकांना जागृत करून त्यांना त्यांच्या पायावर उभं करणं, असा हा घरोघरी संविधान म्हणजे त्या दृष्टीनं नुसतं कलम वाचणे नाही, नुसतं प्रियांबल वाचणे नाही, तर प्रियांबल मध्ये जे काही सांगितलंय त्याचा जो निर्धार आहे, सम्यक संकल्प आहे प्रियांबल मध्ये, की आम्ही काय करू, कसा देश घडवू, त्यामध्ये नागरिकांचं काय योगदान आहे, व्यवस्थेमध्ये काय, व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांचं काय योगदान आहे, आणि व्यवस्था चांगली काम करत नसेल तर मग नागरिक म्हणून आपण प्रश्न विचारला पाहिजे. अशी चर्चा सर्वसाधारण एक निरपेक्षपणे, कोणावर टीका टिप्पणी नाही, पण जे सत्य आहे म्हणजे स्पीक द ट्रूथ अँड एक्सपोज द लाईज ऑफ गव्हर्नमेंट, असं एक सरन्यायाधीश एका भाषणात म्हणाले, मी ऐकलं ते भाषण. तर म्हणजे सत्य आहे ते बोला, सत्यमेव जयते, मग ते एवढंच नाही तर सत्य बोला, आणि जे चुकीचं असेल त्याचं ते सांगा, म्हणजे त्याच्यातनं दुरुस्ती होईल, सुधारणा होईल. म्हणजे चुकीचं घडू नये यासाठी प्रयत्न करणं. कोणाला चांगलं वाटते, वाईट वाटतं हा विषय नाही. आता आम्ही पण असे प्रश्न मांडत असतो, तर काहींना असं वाटते, पण मग आपण जर व्यवस्थेत आलो तर चांगलं करण्यासाठी आलो. मग आपण जाणीवपूर्वक चांगलं केलं पाहिजे. चापोरीत राहून करा, चापोरीच्या बाहेर जाऊन करा, आणि ते समाजातल्या सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी करा. त्यासाठी आपल्याला संविधानाने आपल्याला आरक्षण दिलेलं आहे, संविधानाने अधिकार दिलेला आहे. त्या अधिकाराचा वापर हे चांगल्यासाठी करणं, माणुसकीने करणं, एक व्यवस्था मजबूत करणे, व्यवस्थेतल्या चुका आहे त्या दूर करणे, ती जे दोष आहे ते दूर करणे, हे आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणून संविधानाचा जागर व्हायला पाहिजे. त्याच्यात मला असं वाटतं मीडिया खूप मोठा रोल तयार करू शकतं, आणि आज मीडिया आहे त्या या सगळ्या विषयामध्ये कसं काय करू शकेल. स्वतः आवाज इंडिया टीव्ही या दृष्टीनं अनेक कार्यक्रम करते. आपल्या संमेलनाचं पण त्यांनी कव्हरेज केलं होतं, वेगवेगळे व्हिडिओ केले होते. तर मी अमनला विनंती करेल की मध्ये मध्ये ते व्हिडिओ पण लोकांना दाखवा, सारखी लोकांमध्ये ते एक जागृतीचं माध्यम आहे. अनेक व्हिडिओ युट्यूबवर येतात, मी पण ते भाषण ऐकत असतो. या माध्यमातून आपण लोकांना सांगणं हे आपलं संविधानाचं प्रबोधन, संविधानाची साक्षरता लोकांना सांगणे की नाही, हे सगळं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढ्या मेहनतीने जर संविधान तयार केलं, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्यायचं, हे व्यक्तीची प्रतिष्ठा ठेवण्याचं, मानवी प्रतिष्ठा आहे, माणसाचं कल्याणाचं आहे, लोक कल्याणाचं आहे. तर मग आम्ही व्यवस्थेत असणारे लोक जे बाबासाहेबाला मानणारे, आपल्या हातून कुठलंही चुकीचं होऊ नये, उलट जे गरीब माणसासाठी नियमाला बाजूला ठेवून काम करण्याची ताकद आपल्याला संविधान देतं, तो आपली विचारधारा देतं. तर हा संदेश सुद्धा आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत घेऊन जाता येतं. आज 85% लोकांचं प्रतिनिधित्व 50% आरक्षणाच्या मुळे जर प्रशासनामध्ये आहे, ते मग IAS चे अधिकारी असू द्या, IPS चे असू द्या, स्टेट सिव्हिल सर्व्हिस, कुठल्याही क्षेत्रात कुठल्याही पदावर असू द्या. पण माझं नेहमी असं म्हणणं असतं, काहींना जरी चांगलं वाटत नसलं तरी आम्ही इथे चांगलं करायसाठी आलेलो आहे, आम्ही बिघडवण्यासाठी नाही आलो. आम्ही न्याय करण्यासाठी आलो, अन्याय करण्यासाठी नाही आलो, आम्ही शोषण करण्यासाठी नाही आलो. बाबासाहेब म्हणाले की शासनकर्ती जमात व्हा, तर आम्ही शासनकर्ती जमात संविधानाचा फायदा घेऊन आलेलो आहे. मग हे आम्ही शासनकर्ती जमात आलो आहे, तर आमच्या हातून कोणाचंही शोषण होऊ नये. आणि मग जे जाणीवपूर्वक शोषण करणारे लोक आहेत तर त्यांना आयडेंटिफाय करून त्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे, त्यांना सांगितलं पाहिजे की तुम्ही असं करण्यासाठी नाही आलेलं आहे, तुम्हाला चांगलंच केलं पाहिजे. त्याच्यासाठीच तुम्हाला समाजाचं प्रतिनिधित्व, पर्यंत प्रतिनिधित्व आरक्षणाच्या नावाखाली तुम्हाला ही पदं मिळालेली आहे, शिक्षणात संधी मिळाली आहे, नोकरी संधी मिळाली आहे, मोठ्या मोठ्या पदावर आले, कुठलंही क्षेत्र असू द्या, पण तुम्ही चांगलं करा. आणि मला वाटते मीडियाना पण हा रोल आता येत्या काळात निभावावा लागेल. मी हे फक्त उदाहरण सांगेल की G24 तास मध्ये काही महिन्यापूर्वी एक बातमी आली होती. त्या बातमीमध्ये असं होतं की महाराष्ट्रातले 40 IAS IPS अधिकारी IT च्या रडारवर आहे. त्या अँकरनी असंही म्हटलं होतं, मी सोशल मीडियामध्ये मी काही पोस्ट लिहितो, त्याच्यात कधीतरी मी याचा उल्लेख केला. त्या अँकरनी असंही म्हटलं असतं की हे 40 अधिकारी कोण आहे त्याची यादी पण माझ्याकडे आहे, आणि मी दुसऱ्या दिवशी ती नावं मी जाहीर करेन. त्याच्यानंतर मात्र त्यांनी नावही जाहीर केली नाही, आणि ते 40 अधिकाऱ्यांच्या IT च्या रडारवर भ्रष्टाचाराच्या साठी असलेले 40 अधिकारी IAS IPS चे कोण आहे हेही माहित नाही ना, पुढे त्याचं काय झालं हेही माहित नाही.
मग आता जर मीडियाला हे जर सगळं माहित होतं तर भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध मीडियाने उभं ठाकलं पाहिजे असं आपण अपेक्षा करतो. कारण ते एक्सपोज म्हणजे सत्य बोला आणि एक्सपोज करा, कारण ती लोकांच्या बाजूने आहे. शोषण व्यवस्था सामान्य माणसाला नुकसान करत असते. म्हणजे भ्रष्टाचारी वृत्तीचा, शोषण वृत्तीचा जर व्हिक्टिम कोणी असेल तर तो दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त आहेत, महिला आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्या न्यायाचं जर असेल, त्यांच्या संरक्षणाचं असेल, तर भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध ही मोहीम छेडली गेली पाहिजे. तर मी पण असा विचार करतो आहे की त्या झी 24 तासला एकदा एखादं पत्र लिहावं की बा हे 40 लोकांचा तुम्ही, तो व्हिडिओ YouTubeवर होता. आता कधीतरी तो आता गायब झाला की काय झालं मला माहित नाही. तर सांगायचा मुद्दा असा की मग आता तुम्हाला पुढे काही करायचंच नसेल तर तुम्ही ते 40 अधिकारी, IAS अधिकाऱ्यांची नावं आहेत असं तुम्ही म्हटलं होतं. ते ज्या दिवसभर तुम्ही टीव्हीवर दाखवलं, नंतर काही दिवसात तो व्हिडिओ दिसत होता. मग तुम्ही का पुढे केलं नाही? म्हणजे व्हेर इज द प्रॉब्लेम? म्हणजे तुमच्या त्याच्याच मीडियावर पण नंतर शंका घ्यायला वाव असतो. तर सांगायचा मुद्दा असा की मीडिया सुद्धा संविधाननिष्ठ झाली पाहिजे आणि मेन स्ट्रीम मीडियामध्ये आज जे आपण चित्र बघत असतो, जी चर्चा होत असते सगळ्या यंत्रणेबद्दल जे बोललं जातं, तर मला वाटतंय एक माणूस जर जागा झाला तर तो संविधानाचं अंमलबजावणी करून रक्षण करू शकतो. मी माझी जी भूमिका होती ते आम्ही याच लाईननं हे बोलत असतो, करत असतो. जे काही असेल ते चांगलं करायचं, ते स्वच्छपणे करायचं, प्रामाणिकपणे करायचं. यश मिळेल, नाही मिळेल हा दुसरा भाग आहे. पण जे चांगलं करायचं, चांगलं करण्यासाठी मेहनत करावी लागते. ते स्वाभिमानाने जगावं लागेल. आपल्याकडे बाबासाहेबांचं जीवन आहे. तथागत बुद्धाचा पूर्ण आपल्याकडे विचार आहे, संदेश आहे, त्यांचं जीवन आपल्या पुढे आहे. आणि हे संविधानाचं काम जे आहे ते राष्ट्र निर्माणाचं ते प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे, ते आपण केलं पाहिजे. तर मी या अमन यांना मी असा विनंती करतो की संविधानाचा प्रचार प्रसार आणि मीडियाची जी भूमिका, मी 2-4 प्रश्न पण त्यांना पाठवले होते की ते मुद्दे जे आहेत पण मोकळेपणाने अमन जे तुम्हाला वाटतं की आजच्या परिस्थितीमध्ये संविधानाचा जागर कसा करायचा, शासन व्यवस्थेमधले जे प्रश्न आहेत, मीडियातले जे प्रश्न आहेत, समाजातले जे प्रश्न आहे, एकूण संविधानाला धोका निर्माण होतो आहे असं जे बोललं जातं, तर आणि एक नागरिक म्हणून, वी द पीपल म्हणून आपली काय जबाबदारी, काय केलं पाहिजे, कसं करता येऊ शकेल, यावर तुमचा जो काही विचार असेल तो एक मोकळेपणाने तुम्हाला जेवढा वेळ घ्यायचा तो आपण मांडावा अशी विनंती आहे. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद इजेड अमन. सर. येस. धन्यवाद इजेड सर. धन्यवाद नेहाताई. धन्यवाद दीपकजी. आपण मला इथे निमंत्रित केलं आणि संधी दिली काही बोलायची. खरं तर मी तसं काही वक्ता नाही. मला काम करायला फार आवडतं. सर्वांना माहिती आहे की मी अगदी जेव्हा ह्या क्षेत्रामध्ये आलो जर्नलिझमच्या, तेव्हा मी एक साप्ताहिक पत्रिका काढायचो, क्रांतिसूर्य नावाची. आणि सर तेव्हा विभागीय आयुक्त कार्यालयात होते आणि मी त्यांच्याकडे जायचो काही कलेक्शनसाठी, डोनेशनसाठी. तर ते खूप सहज ते मला द्यायचे आणि अनेक वर्षापर्यंत त्यांचा संबंध राहिला. आणि जेव्हा मला एक माझ्यासाठी आनंदाची पण गोष्ट आहे की जेव्हा 2005 मध्ये जेव्हा ही सरांनी हा संकल्प सुरू केला आणि जेव्हा त्यांनी सगळ्यात पहिला एक वाडीच्या शाळेमध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेचा एक पाठ सुरू केला. तो एक मोठा इव्हेंट होता आणि मला अभिमान पण आहे, आनंद पण आहे की तिथे ती पहिली स्टोरी जी आहे ती मला करायची संधी मिळाली. माझी आई पण त्या ठिकाणी मुख्याध्यापिका होती, शांता कांबळे, आणि सरांनी तिथूनच सुरुवात केली. त्याच्यामुळे तो ऋणानुबंध मला वाटते कायमचा आहे आणि तो नेहमी जेव्हा कधी ही चर्चा येते तेव्हा हा विषय येतो आणि मला पण फार आनंद वाटतो की ती सुरुवात जी होती ती त्या सुरुवातीचा मी पण साक्षीदार आहे. आणि मला पण ती स्टोरी त्यावेळेस, म्हणजे खरं तर त्यावेळेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतका प्रभावी नव्हता किंवा सोशल मीडिया पण इतका प्रभावी नव्हता आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये ईटीव्ही हे एकमेव माध्यम होतं. दूरदर्शनचं जे सह्याद्री होतं ते इतकं फार कोणी बघत नव्हते, पण ईटीव्हीला फार जास्ती प्रमाणात लोकांची प्रसिद्धी व्हायची आणि तेव्हा ती संधी मला मिळाली आणि ती हेडलाईन पण होती महत्वाची. म्हणजे 2005 मध्ये त्यावेळेस ती ईटीव्हीला हेडलाईन होती, कारण एक नवीन कन्सेप्ट म्हणून लोकांनी फार ती उचलून पण धरली आणि मला असं वाटतं की ही संधी प्राप्त झाली. जसं की आपण सांगितलं की संविधानाची कार्यशाळा किंवा संविधानाचा प्रचार प्रसार ह्या बाबतीत मला तेव्हापासूनच एक थोडी जाणीव पण झाली आणि एक मला तेव्हापासूनच संधी पण प्राप्त झाली की आपण सुद्धा ह्या चळवळीमध्ये स्वतःला झोकून दिलं पाहिजे, स्वतः काहीतरी कार्य केलं पाहिजे. आणि
ज्या पद्धतीने सरांनी जे काही उपक्रम आतापर्यंत राबवले, त्यातल्या अनेक कार्यक्रमांचा भाग होण्याची संधी मला मिळाली. संविधान साहित्य संमेलन असेल किंवा मला वाटतं एकदा अभिजित कोसंबीचा पण कार्यक्रम तुम्ही दीक्षाभूमीला घेतला होता. तसे अनेक कार्यक्रम हो. त्यावेळेस तुम्ही राबवले. तर ते लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मला प्राप्त झाली आणि इतकंच नव्हे तर आपण आवाज इंडिया टीव्हीच्या माध्यमातून जे काही करतो आहे, मुळात संविधानिक ज्या गोष्टी आहेत किंवा ज्या बाबी आहेत, त्यांचा प्रचार-प्रसार करणं, लोकांना त्यांच्या अधिकारांप्रती जागृत करणं, हे एक फार मोठं जे कार्य आहे ते या माध्यमातून होतं आहे आणि मला असं वाटतं की जे काही आपले पब्लिक शो असतील, आवाज आपकी सारखा प्रोग्राम असेल किंवा आणखी काही खूप सारे आपले वेगवेगळे प्रोग्राम्स आहेत, त्या माध्यमातून लोकांना त्यांच्या हक्क आणि अधिकाराची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न हा असतो. महत्वाचं म्हणजे संविधान म्हणजे काय? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे आहे की मीडिया हे दर्पण है समाजाचं. म्हणजे हम लोग अगर ये बात कहें कि मीडिया ये समाज का आईना होता है और समाज में जो कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, सच होता है, झूठ होता है, ये दिखाने की जो सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो मीडिया की है। जैसा कि हम मानते भी हैं कि लोकतंत्र का चौथा अगर स्तंभ जो है वो मीडिया है। तो मीडिया की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सारे इस देश में। संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग मिलकर देश को ऊंचाई प्रदान करेंगे। संविधान की नजर में हम सब बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। सभी को समान अवसर और समान बराबरी का दर्जा जो है देश का संविधान देता है। जैसा कि हम सब जानते भी कि देश में लगभग 6400 से अधिक जातियां हैं। इन सभी जातियों को आज तक इकट्ठा रखने का, और उसमें उपजातियां भी है, इकट्ठा रखने का, अलग अलग संस्कृतियां हैं। हर 10-15 किलोमीटर पे आपकी बोली भाषा चेंज होती है, संस्कृति चेंज होती है। तो इन सबको इकट्ठा रखने का एक बहुत अच्छा प्रयास जो है इस देश के संविधान ने पिछले 70-72 सालों से किया है। और इस देश के संविधान ने काफी कुछ दिया भी है। आज अगर हम लोग जो कुछ डेवलपमेंट देखते हैं भारत के अंदर में, या जो कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट देखते हैं, जो भी हुआ हो इस देश की सरकारों ने जिस तरीके से भी किया हो, इसका अगर सच में कोई श्रेय जाता होगा तो संविधान को जाता है। क्योंकि आज से जब देश का संविधान लागू होने का था, तब तक देश में जिस तरह की विषमता थी, गैर बराबरी थी, लोगों को न्याय नहीं मिलता था, तो ये सारी जो विषमताएं थी, गैर बराबरी थी, इसको इस देश के संविधान ने मिटाने की कोशिश की है और सबको एक लेवल पे लाने की कोशिश की है। हमारे संविधान का सार जो है, जिसकी उद्देशिका है, वो कहता है कि हम भारत के लोग देश को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का एक हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए, सपना होना चाहिए। हम सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय, समानता, गरिमा, एकता, अखंडता, समता, बंधुत्व की भावना जो है हम सब लोगों ने मिलकर रखनी चाहिए। और हर नागरिक को, देश का संविधान क्या करता है, देश का संविधान हर नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो देश के संविधान में है। और ये संविधान ये भी बताता है कि समाज के साथ, समाज के अंदर हम एक व्यक्ति से कैसा व्यवहार करेंगे, नागरिक के कर्तव्य क्या होंगे देश के प्रति, ये भी बातें हम संविधान के कही कही गई है। अब हम लोग जब मीडिया पे बात करते हैं कि मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि एक खबर का जिक्र भी दिया, लेकिन ये बात आज की नहीं है। मुझे लगता है कि वो उस वक्त की तरफ हमने जाना चाहिए जब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक न्याय की शुरुआत की थी। और उस समय केवल पत्र पत्रिकाएं और रेडियो यही संवाद के माध्यम हुआ करते थे। और उस वक्त भारत के जो मीडिया था उसमें तब भी और अब भी सवर्णों का बोलबाला था। और इसलिए बाबा साहब जानते थे कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये हमारी खबरें दिखाएगा नहीं, है हमारे जो अच्छे विचार दिखाएगा नहीं। इसलिए उनको फिर मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता विरुद्ध भारत जैसे अखबार निकालने पड़े। इन अखबारों का संपादन, लेखन और सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पीच जो मीडिया के संदर्भ में है, जो 18 जनवरी 1943 को पुणे के गोखले मेमोरियल में उन्होंने दिया था, रानडे गांधी और जीना इस शीर्षक से है। और डॉक्टर अंबेडकर उस समय मीडिया के चरित्र के बारे में बात करते हैं और उन्होंने जो कहा था वो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं कहता हूँ, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी रिलेवेंट है। उसमें सिर्फ शब्द बदल जाएंगे। वो कहते हैं कि मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूँ। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना जानते हैं। वे मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मैं किसी भी कार्य से
मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी जो पत्रकार है या पत्र है, वो प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूँ कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष और बैरभाव अछूतों के प्रति हिंदू के घृणा भाव की अभिव्यक्ति है, तो यह अनुचित नहीं होगा। आज हम लोग जिस तरह से मीडिया के विभिन्न साधक आज जिस तरह से मीडिया के विभिन्न साधन जो है, जो व्यक्ति पूजा और सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना साबित करने में लगे हैं और राजनीतिक दलों की प्रवक्ता के तौर पे जो काम करते हैं, तो उसे देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर के विचार उस वक्त के आज भी प्रासंगिक लगते हैं। यदि आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके निशाने पर कौन सी विचारधारा और पार्टी तथा नेता होते। मीडिया की भूमिका जो है इसके बारे में 1937 में बाबा साहब ने कहा था कि समाचार पत्र न केवल मतदाताओं को प्रशिक्षित करते हैं बल्कि ये सुनिश्चित भी करते हैं कि जिसे उन्होंने अपने मत से चुना है वे इनके साथ खड़े हैं, वे अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभा रहे हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे। तो उनका ये मानना था कि लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर और जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण के तौर पर समाचार पत्रों की भूमिका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है। क्योंकि मीडिया क्या करता है, मीडिया लोगों का माइंड सेट करता है, लोगों के मन को बनाता और बिगाड़ता भी है। तो आज जब इस दौर में हम बातचीत कर रहे हैं मीडिया की भूमिका पे, तो ये जानना जरूरी है कि आज का जो मीडिया है क्या सत्यता, सटीकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, उत्तरदायिता जैसे सिद्धांतों का पालन करती है या नहीं करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो जवाब शायद नहीं ऐसे आएगा। मुझे याद है जब मैं ईटीवी में था 2005 से 2008 तक, तब अगर किसी भी तरह की जातीय हिंसा हुई या तनाव हुआ, तो दंगल हुई, तो हमें कहा जाता था कि आप किसी भी जाति, मजहब या धर्म का नाम नहीं लेना है। आपको लिखना है या कहना है कि दो समुदायों के बीच में तनाव हुआ, इसी तरह की बात करनी है। लेकिन आज के मेनस्ट्रीम मीडिया जिससे हम उम्मीद लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र का प्रेरणी होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि संविधान का रक्षक होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि संविधान में जो लोगों को बराबरी का दर्जा दिया है, संविधान ने जो कहा है कि लोगों के बीच में मतभेद नहीं होने चाहिए, लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार मीडिया ने करना चाहिए। तो आज खुलेआम तौर पर हम देखते हैं कि सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम इस तरह का फसाद होता है। उनके ग्राफिक्स हो, डिजाइन हो या उनके वीडियोस हो, हिंदू मुस्लिम के तनाव की बातें उसमें लिखी जाती है। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है और मुझे लगता है कि चाहे इनके हेडलाइंस हो या ग्राफिक्स हो, आपको सिर्फ नफरत और नफरत तनाव की बातें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और आज ये मीडिया का चरित्र बन गया है। जैसा मैंने कहा कि अ, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। तो 1976 में एक हमारा जो अनुच्छेद आर्टिकल 51 है, तो उसके 42वें संशोधन में एक बात ऐड की गई थी और उसमें कहा गया था कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। तो ये अमेंडमेंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस वक्त ये भूमिका ये थी कि भारत की जनता जो है, जनता के बीच वैज्ञानिकता और उसकी साक्षरता का प्रचार हमें करना है। तो आज अगर हम इस पर सोचेंगे कि 1976 में जब उस वक्त के राजनेता थे, उन्होंने सोचा था कि भारत की जनता को हमने वैज्ञानिक बनाना चाहिए, क्योंकि संविधान ने तो पहले ही कहा था कि आपकी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, रैशनलिस्ट होनी चाहिए। लेकिन उसके अगर 1976 या फिर 1950 से जो संविधान बना उसके बाद क्या आज के जीवन में हम तार्किक सोच रखते हैं, तर्क रखता है, हमारे दिमाग को खुले रखते हैं या विश्लेषणात्मक आचरण करते हैं? इस पर अगर हम सोचेंगे तो जरूर ये बात है कि ऐसा नहीं है कि उस वक्त जो 1950 का जो दशक था, समय था, उससे और आज में काफी अंतर है। काफी लोग प्रभावित भी हुए, काफी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। विशेषतः जो आरक्षण से प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनके बीच में एक बड़ी जागरूकता भी आई है। कई ओबीसी लोगों के बीच जागरूकता आई है, कई सवर्णों के बीच में जागरूकता भी आई है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 8-10 सालों से जो ये जागरूकता आई थी हमारे देश के अंदर में, जो हम लोग जो थे विशेषतः जो जागरूक लोग थे, इन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, जिस तरह से सवर ने भी एक बड़ा नई एक ऐतिहासिक कार्य किया, तो उसके विपरीत अगर आज हम देखें तो अंधविश्वास या धार्मिकता या कट्टरता, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिससे हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया ने
इन बातों को नहीं दिखाना चाहिए था, मीडिया ने इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए था, वही मीडिया वाले इन बातों को खुलकर अभी दिखा रहे हैं। अब कल की ही एक घटना है कि मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम है, तो वहां पे एक पंडित प्रदीप मिश्रा, जो जिसे कथावाचक भी कहते हैं, तो इन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया था। और इन्होंने एक दावा किया था कि ये जो रुद्राक्ष है, आप यहाँ पे आइए और लेके जाइए, तो ये रुद्राक्ष अगर आप अपने पानी में डाल के पिएंगे तो सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। तो ये बातें सुन के मध्य प्रदेश के सीहोर के आसपास के, या पूरे समूचे मध्य प्रदेश के और आसपास के कुछ स्टेट के लगभग 20 लाख लोग इकट्ठा हुए। आप कल्पना कीजिए कि 20 लाख लोग एक अंधविश्वास के लिए इकट्ठा हुए कि हमें रुद्राक्ष मिलेगा तो हमारे रोग दूर हो गए, हमें जो हमारे रोग है, दुख है, भय है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये हुआ है, और इसमें लगभग 2 महिलाओं की मृत्यु भी हुई है, एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। कि इतनी बड़ी भीड़ थी, बेकाबू थी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, कई लोगों को खाना नहीं मिला। और लगभग वो जो हाईवे था, तो हाईवे पे लगभग 15-20 घंटे तक जाम रहा, 30,000 गाड़ियां फंसी रही। तो इतना होने के बावजूद भी वो जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा है, वो कहते हैं कि मौत तो आनी है, आनी कहीं भी आएगी, जिसपे देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, जिसने इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। तो वो कहता है कि मौत आनी है तो आएगी, वो मौत को जो जिम्मेदार है उसको सही भी ठहराता है। तो यही वो बाबा है जो कहता है कि अगर आप इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और उन्होंने कहा कि अगर आप एग्जाम में जाने से पहले भगवान के शिवलिंग पर शहद के साथ बेलपत्र चढ़ाएं तो परीक्षा में लाभ मिलता है। आपने अगर पढ़ाई नहीं भी की होंगी तो आप पास जरूर होगे। और इनका खुद का बेटा 8वीं में फेल हुआ है। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हमारे आसपास में देखते हैं हम, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो थी मीडिया की, उसने नहीं निभाई, और इसलिए आज इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। अब जैसे ही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 3 साल के बाद हमें संविधान का भी अमृत महोत्सव मनाया जाना है। तो एक घटना आपके आसपास में भी होगी, देखा भी होगा आपने कि नागपुर में ही एक बाबा आए थे, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, और फिर उन्हें नागपुर से जाना पड़ा। तो वो कहते थे कि मेरे पास में दिव्य शक्तियां हैं और मैं आपके मन में क्या है वो जान सकता हूँ, और वो कई भूत प्रेत बाधाएं को भगाने का भी दावा करते थे। तो वो सब झूठ था। श्याम मानव जी के भी काफी इंटरव्यूज हमने किए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो श्याम मानव है, या दाभोलकर सर थे, शुरू के दौर में सबसे ज्यादा पैमाने पे इनको पब्लिसिटी देने का काम जो है आवाज इंडिया टीवी ने ही किया। और आज भी अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो लाखों में व्यूज, 8-8, 10-10 लाख तक व्यूज इनके उस वक्त भी हमारे चैनल के माध्यम से हुए थे। तो एक जागृति करने का काम, लोगों को तर्क शुद्ध कर बनाने का काम हमने उस वक्त भी शुरू किया था। तो बताने का तात्पर्य यही है कि आज वो बागेश्वर धाम के बारे में जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं, और फिर अचानक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और उनके आश्रम के बच्चे मारने काटने की बात करते हैं, तो इसी बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, इसके इंटरव्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बड़े जोर शोर से बात करते हैं। तो ये मीडिया ने जिन बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उन बातों को बढ़ावा देने में मीडिया लगी है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और एक ही बात मुझे इतने सालों में मुझे अच्छी लगी सर, कि जो माइंड रीडर सुहानी शाह थी, उसको दिखाया गया। ये थोड़ा पहली बार बैलेंस देखने की मुझे कोशिश इतने सालों में मैंने देखा, कि सुहानी शाह ने कहा कि ये जो होता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, तर्क की कसौटी होती है, आपको 15-17 साल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये माइंड रीडिंग जो होता है आप भी कर सकते हैं। इवन जो सत्य साई बाबा थे, उनकी भी पोल खोल जो पीसी सरकार थे जादूगर, उन्होंने की थी। और ये जादूगर ने भी काफी बड़ा रोल अपना प्ले किया था, कि हालांकि लोग उनकी तरफ ज्यादा जाते नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी लोग समझ क्यों नहीं पाते, लेकिन हमें तो करते रहना पड़ेगा। तो जादूगर पीसी सरकार ने कहा था कि ये जो बातें हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे ही शिष्य थे सत्य साई बाबा, और इन्होंने मेरे ही जो कलाएं थी उसको फिर लोगों को चमत्कार के रूप में बेचा, और लोग हमारे देश के इतने प्रभावित होते हैं जादू से या चमत्कारों से, कि उसके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि जो ये बुआबाजी हैं, अंधविश्वास है, या इस तरह के जो बाबा है, इनको अधिक पैमाने पर प्रसिद्धि देने का काम जो है देश का वर्तमान मीडिया करता है, जो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। और आजादी के इतने सालों के बाद भी जो है, आज 75 साल हो गए हैं,
और 75 सालों में आलम यह है कि देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी हमें 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी विडंबना जो है, जो मुझे नज़र आती है कि देश का मीडिया जब बाबा साहब ने उस वक़्त भी कहा था और आज भी ये प्रासंगिक है। तो इस तरह के जो मीडिया है जैसा कि लेकिन इससे कोई निराश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि 10 साल पहले आज हमने आवाज़ इंडिया टीवी शुरू की थी और मुझे खुशी है कि एटलीस्ट महाराष्ट्र जैसे राज्य में या फिर आस-पास के भी जो राज्य में हैं, कि हमने काफ़ी कुछ ऐसे कंटेंट दिए, संवैधानिक कंटेंट दिए, लोगों को उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक किया, लोगों को समझाया कि उनकी हक क्या है, अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। तो एटलीस्ट हमारे आसपास के स्टेट के लोग काफ़ी अवेयर भी है, जागरूक भी है। यहाँ पे इस तरह की जो पाखंडवाद है इसको लोग बढ़ावा देते नहीं हैं, लोग अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक है। लेकिन आज भी जो भारत के नॉर्थ स्टेट के इलाके हैं, जैसे राजस्थान की एक घटना हमने देखी कि वहाँ पानी के लिए एक छोटे बच्चे को अपनी ज़िंदगी गँवानी पड़ी, या अभी मैं महू गया था, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ से कुछ 25-30 किलोमीटर दूर पे आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे दलित समाज के लोगों के साथ में काफ़ी इनजस्टिस होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको आज भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह से देश में अभी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं। मैं अभी लगभग 50 शादियाँ मैंने अभी अटेंड किया होगा पिछले 2 माह में, और मैं आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि उसमें से 15 शादियाँ तो मेरे रिलेशंस में थी, और ये 50 शादियों में से लगभग 35 शादियाँ ऐसी थी जो इंटरकास्ट थी। और यही बात जब महाराष्ट्र के बाहर में होती है, तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है और परिभाषित किया जाता है, या फिर ऑनर किलिंग के नाम पे भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कई जगह पे ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं। तो ये जो रूढ़िवाद है, परंपरा है, इस परंपरा के खिलाफ में जो है हमने एक जंग छेड़ी हुई है। सर ने तो संविधान के प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा व्यापक योगदान अपना दिया है, और आज मुझे लगता है कि 2005 के बाद एक नज़ारा बदला है, एक वातावरण भी बदला है कि हमें संविधान के प्रति अवेयर होने के लिए लोगों के पास जाने का एक मौका मिला है, एक माध्यम मिला है, और लोगों के पास जाके हम उनके हक अधिकारों को बताने का कोशिश भी करते हैं। तो इसके माध्यम से जो है एटलीस्ट ठीक है कि अभी एक ही बात है कि साल में एक बार वो होता है 26 नवंबर को बड़े पैमाने पे, शासकीय लेवल पे भी होता है। अभी राजस्थान में भी संविधान पार्क बना, वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ के राज्यपाल ने मिलके बहुत अच्छा संविधान पार्क राजस्थान के राजभवन में बनाया है। बहुत ही सुंदर और बेहतरीन ऐसा संविधान पार्क है जिसका एक डॉक्यूमेंट्री भी हमने बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सर ने एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके पहले इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें भी लगता है कि हमें इस बारे में अवेयरनेस अधिक से अधिक क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर हमें इस देश में अंधविश्वास को मिटाना है, इस देश में पाखंडवाद को मिटाना है, इस देश में अगर तर्क शुद्धता लानी है, इस देश के लोगों को शिक्षित करना है, इस देश के लोगों को जागरूक करना है, तो संविधान के माध्यम से ही, संविधान में जो लोगों के लिए जो साइंटिफिक थॉट दिया है, जो लोगों को हक अधिकार दिए हैं, जो उन्हें नकारे गए थे, जो गुलामी की जंजीरें थी उसको तोड़ा गया है, तो ये जो उनके हक अधिकार संविधान के अंदर में है, एक कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट संविधान के अंदर में है, उस कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट को लोगों तक हमें पहुंचाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए भी आर्टिकल 340 की व्यवस्था की थी। उसके माध्यम से, आयोग के माध्यम से उन्हें हक अधिकार देने की बात कही गई थी। उन्हें उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएँ और काफ़ी अच्छे जो उनके लिए भी स्कॉलरशिप, फ्रीशिप की बात कही गई थी। लोगों को ये बात पता ही नहीं था। लेकिन 1950 पिछले कुछ दिनों से इस तरह की जनजागृति हुई कि ये भी बातें लोगों को अब समझ में आने लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हम संवैधानिक राष्ट्र की बात करते हैं। संवैधानिक राष्ट्र की बात मतलब क्या होता है कि संविधान के राष्ट्र में सभी को समान दर्जा रहेगा, सभी को समान न्याय मिलेगा, सभी को समान हक और अधिकार रहेंगे, सभी को मौका मिलेगा बराबरी का, सभी को वन मैन वन वोट वन वैल्यू रहेगी। तो संवैधानिक राष्ट्र जो है ये इस तरह की बात करता है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो हम सब जानते हैं कि उसमें असमानता है, विषमता है, उसमें उच्च नीचता है। तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। हमको सब लोग संवैधानिक राष्ट्र की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा कार्य हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से हुआ है, और हम भी आपके इस कार्य के प्रति सहभागी है। और जहाँ तक कुछ सर ने कहा कि प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जहाँ-जहाँ हम लोग जाते हैं, विशेषतः हम लोग महाराष्ट्र को जब जाते हैं, तो सबसे पहले अगर कहीं पे हम लोग कुछ काम करते होंगे, तो हम कहते हैं कि आप संविधान की प्रस्तावना से आपके प्रोग्राम को शुरू कीजिए।
तो संविधान के प्रस्तावना को हम लोग वहाँ पे इकट्ठा महत्व देते हैं। अभी हम लोग महू में भी गए थे, तो पूरे भारत के जो बहुजन पत्रकार थे, सारे मीडिया थे, वहाँ पे इकट्ठा है। और वो उस प्रोग्राम की शुरुआत संविधान के प्रस्तावना के माध्यम से हुई। सभी ने संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा। तो इस तरह की प्रस्तावना का प्रचार प्रसार जो है हम लोग जगह जगह करने की कोशिश करते हैं। और जो बहुजन समाज के लोगों के स्कूलें हैं, जहाँ जहाँ भी है, तो मुझे बहुत बताने में बेहद खुशी होती है कि वहाँ भी संविधान की प्रस्तावना को थोड़ा कहा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना वहाँ भी होती है। इसके साथ साथ हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो संविधान की जो बुक है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उसके लिए हम एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये मकसद है, प्रयास है कि हर जो आर्टिकल है उसको मीनिंग के साथ में बताने की कोशिश जो है हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ में जो है जैसा कि हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि आज जो हमारा मीडिया है या सोशल मीडिया भी काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी मजबूत हुआ है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है हम संविधान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। विशेषतः आज एक ऐसा दौर आया है कि जो बहुजन मीडिया है काफ़ी स्ट्रांग भी हुआ है। लगभग सारे बहुजन मीडिया को इकट्ठा करें तो 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होते हैं। और हम लोग लगभग 25-30 करोड़ लोगों तक पहुँच भी पाते हैं बहुजन मीडिया के माध्यम से। तो इसके माध्यम से भी जो है हम लोग अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और संविधान के जो लोगों के हक अधिकार है उनको दिखाने के, उनको समझाने के लिए जो है जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका एक प्रशिक्षण भी होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जहां जहां हम लोग जाते हैं तो वहां ये कोशिश जरूर करते हैं कि वहां के जो लोग हैं, जैसा हम महू में भी गए थे, इसके पहले हम राजस्थान में गए थे, बिहार में गए थे, तो हम लोगों ने ये कोशिश वहां पे की है। क्योंकि ये सारी बातें बताने की नहीं होती, लेकिन हम कोशिश वहां पे करते हैं कि संविधान के बारे में देहातों में विशेषता बताने की कोशिश हो जानी चाहिए। और विशेषता इस देश के सभी लोगों के लिए संविधान इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो या फिर सवर्ण कास्ट के भी लोग हो, सभी के लिए संविधान का उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संविधान सब देश को इकट्ठा करता है, राष्ट्रों को एक रखता है, सारी जाति धर्मों को इकट्ठा रखने की कोशिश जो है हमारे देश का संविधान करता है। तो ये एक कोशिश जो है मीडिया के माध्यम से होनी चाहिए। और सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम लोग एक कोशिश करने वाले हैं इसी साल में कि भारत में लगभग, जैसा मैंने कहा कि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ है कि जो हमारे बहुजन समाज के सोशल इन्फ्लुएंसर है, तो लगभग इनकी संख्या, इनके सारे सब्सक्राइबर इकट्ठा करते जाए तो 5 करोड़ के आसपास होते हैं। और लगभग 50 करोड़ लोगों तक हम पहुंच भी सकते हैं। तो इनका एक एक बड़ा मीटिंग जो है नागपुर में हम लोग अक्टूबर नवंबर में आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस माध्यम से संविधान जागृति अभियान के तहत ही ये मीटिंग यहाँ पे होगी। और हम कोशिश करेंगे कि इस माध्यम से, उनके माध्यम से भी जो है जन जन तक हम लोग ये बात पहुंचाएंगे। धन्यवाद। म्यूट है पापा। ये 2 मिनट थोड़ा सा बहुत ही सरल तरीके से और ये संविधान का जागर या प्रचार प्रसार किस तरह से करना चाहिए ये आपने बताया अमन। और मीडिया की जिम्मेदारी भी है सोशल मीडिया में से, और जो यूट्यूब से चैनल से भी इसकी अभी जागृति होना शुरू हो गया। फिर सवाल वही आता है कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, तो सरकार में जैसे कि जब मैंने 2015 में भारत सरकार ने जब शुरू किया, तो आरटीआई में मैंने 2016 में इंफॉर्मेशन मांगी थी, तब मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। तो उसमें ये भी पाया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने आदेश दिया था सारे चीफ सेक्रेटरीज को और सारे डिपार्टमेंट को, देश के केंद्र के सारे डिपार्टमेंट को। इतना ही नहीं तो जो देश के बाहर एम्बेसी है वहां भी 26 नवंबर होना चाहिए। तो मुझे पूरी एक लिस्ट मिली थी कि 2016 में 81 कंट्रीज में प्रियम्बल का संविधान दिन को हुआ था प्रियम्बल ये पढ़ा गया 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। था देश में। ये प्रोग्राम हुआ था। मुझे क्या लगता है कि एक तो समाज में ये संविधान की जागृति तो करने वाले अभी संस्था, व्यक्ति एक बड़े पैमाने पे अभी आ रहे। अभी कोई संविधान की यात्रा भी निकाल रहे, अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है।
सरकार का जो रोल है, सरकार का, जैसे कि आज हम देखें कि सारे स्कूलों में, सारे कॉलेजेस में, सारे सरकारी कार्यालय में प्रियम्बल डिस्प्ले होना चाहिए। सरकार ने आदेश निकाला है कि स्कूल में क्या होना चाहिए। 26 नवंबर के दिन में कार्यालयों में किस किस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटीज में किस तरह से होना चाहिए, कॉलेजेस में क्या होना चाहिए। त्याच्यामुळे तो ये जो जिम्मेदारी एक आदेश के तहत सरकार ने दी है, जो सारे आदेश भी हमने हमने सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते हैं, और हम सरकार को लिखते भी रहते हैं संविधान फाउंडेशन की ओर से कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उनके नजर में लाना, फिर वो डायरेक्शन निकालते नहीं, हमने ऐसे डायरेक्शन दिए। तो मुझे लगता है कि जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया है या लोग है, लोगों में ये जागृति हो कि सरकार के जो प्रतिनिधि है, जैसे जिलाधिकारी है, कमिश्नर है, एसपी है, तहसीलदार है, बीडीओ है, एसडीओ है, इन लोगों को से पूछा जाए बीच बीच में, या शिक्षण विभाग को पूछा जाए। अब स्कूल में प्रियम्बल तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन प्रियम्बल इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें जो भी शब्द दिए है, वो टीचरों को कितना समझ में आता है, वो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आता है। वो तो उन्होंने रट्टा तो लगा लिया, दीवार पे लिख दिया, बोल रहे। लेकिन अभी इतने साल मैं पिछले वक्त में यहाँ जब सीओ थे, कोई कंबोजकर या कुछ नाम था, तो मैं एक बार मिलने गया था। मैं वैसे जाता नहीं ऑफिसेस में, लेकिन ये विषय को मैंने उनसे पूछा कि 2005 में नागपुर जिले में हमने संविधान प्रियम्बल वाचन शुरू किया, तो स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो टीचर भी पढ़ते हैं। तो हम टीचर की परीक्षा लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लेंगे कि क्या समझा है उनको, प्रियम्बल पे ही लेंगे एग्जाम। तो आप सहयोग करिए कि नागपुर में और पूरे, तो अभी महाराष्ट्र में आदेश निकला 2008 से कि स्कूलों में पढ़ो, फिर 2013 का आदेश निकला, 2015 में देश भर में हो रहा है, पढ़ा जा रहा है प्रियम्बल, चर्चा एक एक लेवल में हो रहे। लेकिन जो लोगों के अधिकार मिला है वो गुड गवर्नेंस का, तो उनमें ये संविधानिक जो मूल्य है, संस्कृति है, वो विचार उनमें कहाँ तक इम्बाइब हुए, इसकी कोई मौजमाप नहीं है। तो वो उसका आकलन हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे लगता है उनसे पूछा जा सकता है, उनकी एग्जाम ली जा सकती है। जैसा कि अभी अगर आप प्रयास करेंगे स्कूल के एजुकेशन ऑफिसर को कि ये जो सरकार के जीआर है कि संविधान सभा लो, तो आपने कितने संविधान सभा आपके जिले में ली, क्यों नहीं ली। स्कूल का कोई भी कार्यक्रम अगर होना है तो प्रियम्बल के वाचन से होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल के कार्यक्रम प्रियम्बल वाचन से नहीं होता। रोज का प्रियम्बल वाचन स्कूल पे होना अलग बात है, लेकिन जो स्कूल में और जो कार्यक्रम होते हैं, क्यों कोई आमदार से आता है या कोई बड़ा अधिकारी आता है, वो नहीं होता। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें यंत्रणा में जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें थोड़ा और संविधान के प्रति सेंसिटाइज करना पड़ेगा। उनकी कार्यशाला, अगर हम कलेक्टर को बोले कि नहीं, आपके अधिकारियों के लिए हम एक दिन की कार्यशाला करेंगे और हम प्रियम्बल का महत्व समझाएंगे, जब तक वो बेसिक चीज उनके समझ में नहीं आएंगी तो उनके गुड गवर्नेंस में कोई उसका अच्छा परिणाम नहीं होता। मैंने भी प्रशासन में देखा, सिर्फ ये बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो ये करने वाली भी बात होनी चाहिए, वो अपने बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। और ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये बात अभी कहना शुरू हो गई। हमने वर्षा गायकवाड़ मैडम थी, तब भी हमने एक उनके साथ में बात करके, पत्र व्यवहार भी है, बात किया था हमने उनसे, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उनसे कहा था कि आप ये टीचरों के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा रखो, आप ये अनिवार्य सब्जेक्ट स्कूल में बनाइए, संविधानाचे शिक्षण या नावाने ठेवा, तुम्ही त्याचं तसं सिलेबस तयार करा, ये कर सकते हैं। जैसे कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी तो 2019 में हम उसके पहले भी लिख रहे थे, नाना पटोले जी को कहा था हमने, और जितेंद्र जी आवाड़ को, कि भी विधानसभा का पहले सत्र की शुरुआत जैसे आप वंदे मातरम से करते तो आप प्रियम्बल भी पढ़िए। अब उन्होंने कार्यक्रम में किया था, 2019 में पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया। तो हमने अभी नए सभापति आए, अध्यक्ष आए, उनको भी एक चिट्ठी लिखा था कि आप नागपुर में अधिवेशन हो रहा, तो उसका जो सत्र है, पहला दिन है, शुभारंभ जब होता है, आप तो वंदे मातरम पढ़ते हैं, हमें कोई आक्षेप नहीं, उसका पढ़ते रहिए, लेकिन आप संविधान
अब संविधान, विधानसभा में आप संविधान की प्रियम्बल नहीं पढ़, संविधान की शपथ लेके आप लोग आते हो तो फिर आप संविधान पढ़ो तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, मैसेज जाएगा, प्रचार प्रसार होगा। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने उप मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, मुख्यमंत्री अब लिखते रहते हैं, कभी ना कभी होगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव है कि लिखने से बहुत सारी चीजें आज ना कल हो जाएगी, देर लगेगा, लेकिन ये बोलते रहना पड़ेगा और ये सवाल यंत्रणा से पूछते रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं कि ये हम पूछते रहेंगे कि जैसे हमने लेटर जो 14 मुद्दे लिख के हमने अभी से संविधान का अमृत महोत्सव के लिए लिखे, हम फॉलो करेंगे भारत सरकार के साथ में। तो ये कैंपेन चाहे सरकार करे या ना करे, लेकिन समाज में संविधान की जागृति, संविधान जब हमको सब कुछ दे सकता है और बहुत लोगों को मिला है और बहुत लोगों को अभी मिलना बाकी है, तो जिन्हें नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। ये हमारी नागरिक की जिम्मेदारी भी है और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है हम सारे लोग मिलके कर रहे हैं। संविधान फाउंडेशन की ओर से आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से ये सारी चर्चा हो रही है और इसी माध्यम से हमारी ये संविधान की शाखा है। हम अभी 92 प्रोग्राम हुए हैं, अभी 100 तक करने का हमारा इरादा है, फिर अलग अलग प्रोग्राम करते रहेंगे। तो अमन, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे संविधान की पाठशाला में आप आए। आई नो यू आर वेरी बिजी, आपको बहुत व्यस्त रहते हो। आजकल मुलाकात भी नहीं होती ज्यादा। मैं भी पुणे में ज्यादा देर रहता हूँ, यहाँ हाँ। कभी कभी आता हूँ। आजकल नागपुर में डिस्कनेक्ट जैसा हो गया, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम कनेक्ट रहते हैं। हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब ने जो जितनी मेहनत से जो संविधान बनाया और ये देश के सारे नागरिकों के लिए बनाया, जो कोई अमान्य नहीं कर सकता, तो हम अपनी जिम्मेदारी ने उठाई है हमने कि नहीं, हम लोगों के गांव-गांव तक एक संविधान की विचारधारा को हम ले जाएंगे, लोगों को ताकतवर बनाएंगे, लोगों का स्वाभिमान जागरूक करेंगे। ये भी संविधान का शिक्षण है। शिक्षा का यस, मतलब ये भी है कि जब तक आप संविधान की शिक्षा नहीं लोगे तो आप मजबूत नहीं बन पाओगे और दूसरों पे आप अवलंबित रह के कोई फायदा नहीं। हमें अपना मार्ग ढूंढना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने राह बताई है। तो इसी दिशा में हम सारे लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, हम सब मिल के काम करेंगे और यस। एक यही मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट का काम भी चलेगा और संविधान के लिए जो अच्छा है वो भी बताना, जो नहीं हो रहा उसके बारे में भी बताना। यही संविधान की पाठशाला का एक उद्देश्य है। संविधान फाउंडेशन के माध्यम से मैं फिर से संविधान फाउंडेशन ओर से अमन, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए और एक अच्छी तरीके से सरल भाषा में क्या होना चाहिए, क्या है संविधान, आपने समझाया है और यही विचार लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर आपको धन्यवाद करता हूँ और आज की हमारी जो पाठशाला है 90 सेकंड भी 92 92 हम यहाँ झालं काय? खत्म करेंगे। अगले सैटरडे को हम नए एक गेस्ट के साथ में एक नए विषय के साथ में और चर्चा करेंगे। यहाँ हम ये पाठशाला को कंक्लूड करते हैं और जो भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं या ये वीडियो बाद में देखेंगे उन सभी को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और एक संविधान की एक मूवमेंट को हम और विस्तारित करेंगे। सब मिल के काम करेंगे कि ये देश का संविधान है, सबका संविधान है और ये सबके भलाई के लिए है। थैंक यू। जय भीम। थँक यू, सर. थँक यू व्हेरी मच.